हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी इंडिया 1997 में मैं दोस्तों इस वीडियो में आप लोग के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे चैनल की पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। और मैं बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मैं अदर फैक्ट बताऊँगा आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। हमको बताना है दोस्तों कि जो ड्राई सेल होता है उसमें कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो ड्राई सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। और मैं बता दूं दोस्तों, जो ड्राई सेल होता है वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो जो डायनमो होता है वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है दोस्तों वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आइए ड्राई सेल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि ड्राई सेल होता क्या है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो ड्राई सेल होता है उसमें कार्बन की एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है। कार्बन की एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है जिसे कैथोड कहते हैं, और जिंक की नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है जिसे एनोड कहते हैं। कैथोड और एनोड को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटर होता है, और सेपरेटर और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के मध्य एक इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है जो कार्बन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड का बना होता है। इसका कार्बन और मैंगनीज डाइऑक्साइड का बना होता है। जब हम दोनों टर्मिनलों को यानी कैथोड और एनोड को कनेक्ट करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस लोड की सहायता से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, और हम इस आउटपुट सोर्स से आउटपुटिंग डिवाइस का प्रयोग करके हम एनर्जी का यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो चलिए हमारा ये रहा ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन रहा, इसका कैसे निर्माण हुआ है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है। हमको बताना है दोस्तों कि ह्यूमन बॉडी कार्य करने में कौन सी एनर्जी प्रयोग करती है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ह्यूमन बॉडी कार्य करने के लिए रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि जब हम कभी भी खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो उसका हमारे शरीर में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में केमिकल कंबशन होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा रिलीज होती है। और मैं बता दूं दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम को जान लेते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ लॉ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। मैं बता दूं दोस्तों कि जब कभी भी किसी पिंड को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, यानी अर्थ सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है मैक्सिमम होती है,
और धीरे धीरे ऊपर जाने पे वह पोटेंशियल एनर्जी में यानी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है। और जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और जब पिंड मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है जीरो हो जाती है, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इस मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम होती है। और जब पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है और अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, जो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। और मैं बता दूं दोस्तों, जब पिंड अर्थ सरफेस पे टकराता है उस समय उस पिंड की वेलोसिटी v इक्वल टू √2gh होती है। और मैं बता दूं दोस्तों, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है p इक्वल टू m इंटू gh होती है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उस पिंड की अर्थ सरफेस से हाइट के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। जब हम द्रव्यमान को 2 टाइम्स करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स हो जाती है और हाइट को भी 2 टाइम्स करने पे पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स हो जाती है। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो द्रव्यमान और हाइट के लीनियरली रिलेशन को शो करती है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है, यानी जो गतिज ऊर्जा होती है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उस पिंड के वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी द्रव्यमान को हम 2 टाइम्स करने पे काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हो जाती है तथा वेलोसिटी को 2 टाइम्स करने पे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु का वेग 2 गुना किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। हमको बताना है दोस्तों कि जब किसी पिंड के वेग को 2 टाइम्स करते हैं तो उसका त्वरण परिवर्तित होता है या संवेग परिवर्तित होता है या गतिज ऊर्जा परिवर्तित होता है या स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो हम जानते हैं दोस्तों, किसी भी पिंड का जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, उस पिंड के द्रव्यमान तथा वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी p इक्वल टू m इंटू v के बराबर होता है। यानी जो मोमेंटम होता है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा साथ ही साथ वेलोसिटी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी वेलोसिटी को हम 2 टाइम्स करते हैं तो जो मोमेंटम होता है 2 टाइम्स हो जाता है, या हम द्रव्यमान को 2 टाइम्स करते हैं तो जो मोमेंटम होता है 2 टाइम्स होता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी सही होगा, यानी जब हम वेग को 2 टाइम्स करते हैं तो संवेग भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आइए काइनेटिक एनर्जी और संवेग मोमेंटम के बीच रिलेशन को जान लेते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के मध्य क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है और मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू v होता है। तो यहाँ से हम mv स्क्वायर को mv इंटू v लिख सकते हैं और mv को p लिख सकते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दोस्तों हाफ pv के बराबर हो जाएगी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी pv/2 हो जाएगी, यानी वेलोसिटी के आधे तथा मोमेंटम के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी।
इस रिलेशन को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस रिलेशन से परीक्षाओं में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान के आवेग या संवेग में क्या परिवर्तन होगा। हमको बताना है दोस्तों कि दो पिंड हैं और उनके जो द्रव्यमान हैं भिन्न भिन्न हैं तथा काइनेटिक एनर्जी समान है, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के मध्य जो रिलेशन होता है K = p²/2m होता है। यानी यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे तो P = √2m हो जाएगी। यानी जो मोमेंटम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी √m हो जाएगा। यानी जो मोमेंटम होगा संवेग होगा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उस पिंड का मोमेंटम यानी संवेग अधिक होगा, और जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा उस पिंड का मोमेंटम कम होगा, जब उस पिंड की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो। तो आइए इस रिलेशन को देख लेते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी K = 12mv² होती है। तो हम इसे 12mv² इंटू m से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो m²v²/2m हो जाएगा। यानी m इंटू v का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो m इंटू v = p होता है, तो यहाँ से हम m इंटू v का मान p रखेंगे तो यहाँ से p² हो जाएगा अपॉन 2m हो जाएगा। तो यानी K = p²/2m हो जाएगा, यानी p = √2m हो जाएगा। इस रिलेशन को आप सभी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस रिलेशन से परीक्षाओं में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक कण का प्रारंभिक वेग 3I + 4j है तथा त्वरण 0.4I + 0.3j है, तो 10 सेकंड बाद इसकी चाल क्या हो जाएगी। तो हम जानते हैं दोस्तों गतिविषयक के समीकरण के नियमानुसार फाइनल वेलोसिटी v = u + at होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 3I + 4j और यहाँ से a की वैल्यू दिया है 0.4I + 0.3j। तो यहाँ पे t की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ पे 4I हो जाएगा प्लस 3j हो जाएगा। हम I को I के साथ ऐड करेंगे और j को j के साथ ऐड करेंगे, तो हमारा जो हो जाएगा v = 7I + 7j। यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो माडा v = √7² + 7²। तो यानी इसका हम जब अंडर लेंगे वर्गमूल लेंगे तो 7√2 हो जाएगा। यानी इसके दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी सही होगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी दी है, लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए दिया है और a = ix + iy, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा mod ऑफ a = √x² + y²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले हम न्यूटन के गति विषयक के जो समीकरण से उसके बारे में जान लेते हैं। तो न्यूटन का जो गति का नियम था, जो समीकरण था, फर्स्ट समीकरण था v = u + at। सेकेंड समीकरण की बात करें दोस्तों तो s = ut + 12at²। थर्ड समीकरण की बात करें दोस्तों तो v² = u² + 2as हो जाता है। यानी यहाँ पे जो v
v होता है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी होती है, और u जो होता है दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी होती है, और a जो होता है एक्सेलरेशन होता है यानी त्वरण होता है, और t टाइम्स होता है। और जब कभी पिन गति कर रहा हो उस समय रिटार्डेशन होता हो या मंदन होता हो तो a इक्वल टू हम लोग माइनस ए लेते हैं, यानी समीकरण में जहाँ जहाँ a है वहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, यानी समीकरण परिवर्तित होकर v इक्वल टू माइनस ए टी हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप सब याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक परीक्षाओं में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है तो इस समीकरण से क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 जूल बराबर होता है, हमको बताना है दोस्तों 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। तो मैं बताऊं दोस्तों 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। और मैं बताऊं दोस्तों जो जूल होता है कार्य या ऊर्जा का एम के सिस्टम में मात्रक होता है, यानी 1 जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर के बराबर होता है, यानी 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। और सीजीएस पद्धति में कार्य या ऊर्जा का मात्रक की बात करें दोस्तों तो डाइन सेंटीमीटर होता है, डाइन सेंटीमीटर होता है, और 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अर्ग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पे बैठते हैं अथवा गद्दे पे लेटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा पदार्थ में कौन सा प्रॉपर्टीज पाया जाता है जिसके कारण गद्दे पे बैठते हैं अथवा लेटते हैं तो उसके आकृति में या आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो मैं बताऊं दोस्तों उसमें संचित ऊर्जा होने के कारण उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जब हम गद्दे पे बैठते हैं तो गद्दे में कंप्रेशन के कारण वह एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हम गद्दे पर से हटते हैं तो एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करता है तथा इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा। उसमें संचित ऊर्जा पाई जाती है जिसके कारण उसके आकार में परिवर्तन होने लगता है। तो बताइएगा दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे चैनल की पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।